हमारा जितने भी सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट है जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग 1 हम आज लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो यहाँ पे जो है आप सभी को दिख रहा होगा ये जो प्रश्न है कितना ज़बरदस्त और कितना जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कहा जाए तो टीबी के बारे में। तो ये जो प्रश्न है आपको बार बार जो है एग्जाम में 10 नंबर में पूछा जाता है कि बताइए ट्यूबरकुलोसिस के क्या कारण होता है, क्या लक्षण दिखाई देता है, क्या निदान होगा, क्या इसका जटिलता होगा, क्या उपचार है, क्या नर्सिंग प्रबंध है। तो ट्यूबरकुलोसिस के बारे में टोटली हम लोग देखेंगे। अब मानेंगे ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अगर हम टोटली देख लेंगे तो हमसे सीधा पूछ देगा कि बताइए इसका लक्षण और इसके जो है उपचार के बारे में बताइए। तो क्या हम नहीं लिख देंगे? तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको, डायरेक्टली बीमारी के नाम दे देगा 4-5 और कहेगा कि सबके जो है निदान और जटिलता लिखे। तो कुछ भी पूछ देगा, लक्षण पूछ देगा या उपचार पूछ देगा या निदान पूछ देगा या जटिलता पूछ देगा, तो जो है आप लिख सकते हैं। या डायरेक्टली अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दे तो जो है ये तो आसान ही है, आपको टोटल लिखना पड़ेगा। और दूसरा जो प्रश्न है वो है आपका COPD के बारे में। दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है आपका COPD और एक लिए है टीबी के बारे में, ठीक है। इसी टीबी को जो है आपसे दूसरे लैंग्वेज में पूछ देगा कि बताइए पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है या टीबी क्या है, ठीक है। तो दोनों प्रश्न एक ही है। चलिए देखते हैं इसका आंसर को। देखिए क्षय रोग अथवा तपेदिक, क्षय रोग यानी टीबी अथवा तपेदिक अथवा टीबी क्षय रोग एक संक्रामक रोग है। संक्रामक मतलब यह एक इन्फेक्शन फैलने वाला रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो इसका रोग कारक कौन सा हो जाएगा? पैथोजन इसका कौन हो जाएगा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया जीवाणु के कारण फैलता है टीबी, ठीक है। एवं मुख्य रूप से व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करता है। और यह मुख्य रूप से क्या करता है? व्यक्ति के जो श्वसन तंत्र होता है उसमें से जो एक फेफड़ा होता है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है, लंग्स को। तो क्षय रोग समझ गए कि क्षय रोग क्या होता है? तो क्षय एक संक्रामक रोग होता है फैलने वाला जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से फैलता है, समझ गए। इसका मुख्य जो चीज़ें होता है कि यह फेफड़े को, लंग्स को इफेक्टेड करता है। तो टीबी के बारे में समझ गए। चलिए नेक्स्ट है आपका, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कॉज, कारण इसका क्या होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैक्टीरिया जो है इसका कारण होता है। इसका जो है पहला कारण क्या हो जाएगा? तो जो बैक्टीरिया है सबसे पहला कारण तो यही ना होगा कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ये होता है, जो बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है। उसके बाद है गरीबी। अब गरीबी कैसे होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि गरीबी के लत में जो है वो गलत नशे करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। अशिक्षा भी इसका कारण हो सकता है, कुपोषण भी कारण हो सकता है, साक्षरता में कमी, लैक ऑफ एजुकेशन, तो ही चीज़ें हमने बताया। नेक्स्ट है पर्यावरण अस्वच्छता मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन। जो पर्यावरण इन्वायरमेंट है जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण दूषित होगा तो जो श्वास लेंगे वो फेफड़े को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है अत्यधिक भीड़ भाड़। अत्यधिक क्राउड, भीड़ भाड़ में क्या होता है कि ये जो है संक्रमण फैलने का डर रहता है, क्योंकि अब अत्यधिक भीड़ भाड़ में आपको पता नहीं रहेगा कि कौन व्यक्ति जो है टीबी से ग्रसित है और वो छींकेगा, थूकेगा तो उससे जो छींटा आपके ऊपर पड़ेगा तो उससे जो है ये टीबी आपको हो सकता है, जिसको ड्रॉपलेट संक्रमण बोलते हैं। कि थूक, बलगम, खांसने, ये सब पर जो छींटा निकलता है आपके जो इफेक्टेड व्यक्ति होगा उससे जो छींटा निकलता है और वो किसी नॉर्मल व्यक्ति पर पड़ने से जो होता है कि वो जो है हो सकता है। तो अत्यधिक भीड़ भाड़ में भी ये हो सकता है। सातवां है कि परिवार में किसी को टीबी होना। परिवार में अगर किसी को टीबी है तो जो है ये आपका हो सकता है कि अनुवांशिक भी ये हो सकता है, मतलब परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है तो ऐसे हो सकता है कि आपके परिवार में किसी के टीबी हो तो उससे जो है ये फैल सकता है, ठीक है। धूम्रपान करना एक कारण आपका हो सकता है। उसके बाद है शराब पीना आदि जो है इसका प्रमुख कारण हो सकता है इसमें टीबी का। टीबी का क्या क्या कारण होगा? टीबी का कारण होगा कि स्मोकिंग, शिक्षा में कमी, धूम्रपान, शराब पीना, परिवार में किसी को टीबी हुआ है। उसके बाद हो जाएगा कुपोषण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, गरीबी, ये सब जो है आपका क्या होता है? टीबी होने का कारण होता है। अत्यधिक भीड़, पर्यावरण अस्वच्छता, साक्षरता की कमी, ये सब कारण होता है टीबी होने का। सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि संचार के तरीके, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये फैलता कैसे है, इसको फैलता कैसे? तो मैं पहले ही बता दिया कि ये जो है ड्रॉपलेट संक्रमण के थ्रू क्या होता है? ड्रॉपलेट संक्रमण के थ्रू जो है ये क्या होता है? फैलता है। जो ड्रॉपलेट संक्रमण होता है कि छींटा जो है किसी नॉर्मल व्यक्ति से जो है किसी आम व्यक्ति पर पड़ता है, किसी नॉर्मल इंसान पे किसी संक्रमित जो टीबी हुआ है वो व्यक्ति उसके सामने आसपास अगर छींक देगा, खांस देगा या थूक बिक देगा आसपास, या
जो है उसका बलगम इधर उधर पड़ा रहेगा तो उस पे से जो बैक्टीरिया होता है वो किसी अन्य व्यक्ति में जो है क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा और ये जो है यही ड्रॉपलेट संक्रमण होता है। तो जो है इससे ये क्या होता है, फैलता है और व्यक्ति क्या करता है, अपने जो है इनहेल करने पर भी वह संक्रमित हो जाता है। मतलब अंतः श्वसन करने पर, मतलब जो सामने व्यक्ति है वो टीबी से संक्रमित है और उसके सामने आसपास कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो जो ये टीबी ग्रसित व्यक्ति है ये खांसेगा, छींकेगा या थूकेगा तो इससे जो निकलने वाला छींटा है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होगा और वो कोई नॉर्मल व्यक्ति अपने इनहेल कर लेगा, श्वसन में अंतः श्वसित कर लेगा तो वो भी व्यक्ति ग्रसित हो जाता है। तो यही होता है क्या चीज़, बिंदु ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। तो यही कहता है संचार के तरीके में कि यह बिंदु संक्रामक रूप जो है बिंदु संक्रमण से मुख्य रूप से फैलता है। जो टीबी पॉजिटिव रोगी होते हैं उसके खांसने, छींकने, थूकने, बोलने द्वारा समान व्यक्ति के इनहेल करने पर भी संक्रमित हो जाता है। इनहेल के मतलब होता है कि जो नॉर्मल व्यक्ति अपने श्वास में ले लेगा अंदर तो वही जो है संक्रमित हो जाता है। समझ गए संचार कैसे फैलेगा ये। चलिए अब इसका हम लक्षण देखते हैं कि किसी पेशेंट को अगर टीबी हुआ है तो उसमें कौन कौन से जो है लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, लंबे समय से खांसी रहना, क्रॉनिक कफ, मतलब किसी अगर पेशेंट को जो है लंबे समय से खांसी है तो समझिए कि जो है उसको टीबी का लक्षण हो सकता है। बलगम में रक्त आना, हेमोप्टाइसिस, जो उसका बलगम होगा, जो बलगम वो फेंकेगा मुंह से, उसमें अगर ब्लड आ रहा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ देगा कि बलगम में रक्त आना, थूक में रक्त आना को क्या बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। एनीमिया, रक्त का कमी से जो भी है टीबी हो सकता है। वजन में कमी, वेट ऑफ लॉस, मतलब टीबी होगा तो टीबी जो होता है, टीबी में रक्त कम जाता है, शरीर पीलापन होने लगेगा, वजन में कमी हो जाएगा, बलगम में रक्त आएगा जिसको हेमोप्टोसिस बोलते हैं, हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। लंबे समय से खांसी यानी क्रॉनिक कफ है। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट है फीवर रहता है, इसमें चक्कर आएगा, डिजीनेस होगा, सीने में दर्द होगा, चेस्ट पेन होगा और डिप्नोइया होगा, सांस लेने में परेशानी होगा क्योंकि लंग्स में प्रॉब्लम है तो सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। तो ये सब जो है आपका क्या होता है, लक्षण दिखाई देता है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कि इसमें और लक्षण दिखाई देता है, सांस तेज चलता है, टेकुपोनिया, मतलब जो सांस है वो तेज चलता है, भूख ना लगना, एनोरेक्सिया, रक्त की उल्टी होना, हेमेटोमेसिस। देखिए ये दोनों समझिए, एक था कि बलगम में रक्त आना, हेमोप्टाइसिस, और रक्त का उल्टी होना मतलब हेमेटोमेसिस। क्या चीज़, हेमेटेमोसिस, 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 रक्त में उल्टी आना और बीच में प लगा रहेगा, हेमोप्टाइसिस रहेगा तो समझिएगा बलगम में रक्त आना, हेमेप्टाइसिस, और रक्त का उल्टी होना या उल्टी में जो है रक्त आना हेमेटमोसिस कहलाता है। समझ गए। ये आपका लक्षण देख लिए कि क्या क्या लक्षण होगा, कि सांस तेज चलेगा, भूख नहीं लगेगा, रक्त का उल्टी होगा, बलगम में रक्त आएगा, ज़्यादा दिन से खांसी क्रॉनिक कफ रहेगा, बुखार होगा, दर्द होगा, शरीर कमजोरी होगा, वजन कम जाएगा। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है टीबी वाले पेशेंट को। समझ गए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे निदान देखते हैं कि इसमें क्या क्या निदान जो है हो सकता है इस पेशेंट को, टीबी वाले पेशेंट को। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन पता किया जाएगा कि बीमारी किस कारण से है, उसको घर में और तो नहीं कोई है टीबी वाला, ये सब पता किया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन लिया जाता है। शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है कि पेशेंट किस कंडीशन में है अभी। ठीक है, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है जिससे जो है ये पता लगता है कि फेफड़ा का क्या कंडीशन है। ठीक है, मॉन्टेक्स या ट्यूबरक्लिन टेस्ट होता है। देखिए आपसे कहीं कहीं पूछ देगा कि मॉन्टेक्स टेस्ट जो है, ये मॉन्टेक्स जो टेस्ट होता है किस काम में आता है, तो मॉन्टॉक्स जो टेस्ट होता है टीबी में काम आता है, या ट्यूबरक्युलिन टेस्ट भी टीबी में ही काम आता है क्योंकि ट्यूबरकल और ट्यूबरक्लिन। समझ गए। टीबी पीसीआर टेस्ट होता है, टीबी का पीसीआर टेस्ट होता है, और फिनेक टेस्ट होता है, एफएनएसीटी टेस्ट होता है। समझ रहे हैं, एफएनएसीटी टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें समझ गए। तो ये टेस्ट सब याद रखिएगा। चेस्ट का एक्सरे होगा, मॉन्टेक्स या ट्यूबरक्लिन टेस्ट होगा, टीबी पीसीआर टेस्ट होता है, और फिनेक टेस्ट होता है, एफएनएसीटी टेस्ट होता है। समझ गए। चलिए अब इसका हम जटिलता देखते हैं कि किसी पेशेंट को अगर टीबी हुआ है तो आगे जो है उसमें कौन कौन जो है जटिलता दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो जटिलता यहाँ पे देखिए, तो देखिए जिसको टीबी हुआ रहता है उसको जो है टीबी का अन्य अंगों में फैलना, मतलब जो संक्रमण होगा वो अन्य अंगों में फैल जाएगा, फेफड़ा से लेकर अन्य जो भी रिस्पायरेटरी है उसमें फैल जाएगा।
श्वसन तंत्र का असफल हो जाएगा, और जब टीबी पूर्ण रूप से और ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा तो जो रिस्पायरेशन है वो फेलुअर हो जाएगा। उसके बाद है खून में कमी आ जाता है और लास्ट में मृत्यु हो जाता है। तो ये जो है ये सब आपका क्या है, जटिलता है कि श्वसन तंत्र फेल हो जाएगा, खून में कमी हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। और एक जो है हम लोग और क्या देखे हैं, एक देखें कि टीबी जो है अन्य अंगों में फैल सकता है। तो ये सब जो है जटिलता हो सकता है टीबी वाले पेशेंट को जिसको टीबी हुआ रहेगा। तो ये समझ गए। अब चलिए हम इसका उपचार के बारे में देखते हैं कि इसका जो है उपचार क्या क्या हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, उपचार में दवाइयाँ का नाम है, आपको दिक्कत दे सकता है। तो इसके लिए पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए और फिर जो है एक बार कहाँ जाके rmnursing.com.blogspot पर जाकर क्या कीजिएगा, देखिएगा rmnursing.blogspot.com पर जाइएगा। वहाँ पे सारा क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा हुआ मिल जाएगा, पढ़िएगा एक बार खुद से, और PDF भी वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका उपचार देखिए। उपचार क्या है, टीबी के उपचार हेतु सर्वप्रथम ली जाने वाली दवाइयाँ निम्न हैं। देखिए टीबी के उपचार के लिए जो दवाइयाँ लिया जाता है वो निम्न प्रकार से है। ठीक है, अब इस दवाइयाँ में हो सकता है बहुत सारा इन्फेक्शन मारने का दवाइयाँ हो, लेकिन ये सब दवाइयाँ दिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए आइसोनियाजाइड जो होता है INH है, वयस्क के लिए 600 mg, बच्चों के लिए 10 से 15 mg प्रति kg। मतलब बच्चा में अगर 5 kg का वजन है तो 50 mg का या 60 mg का दिया जाएगा। केजी के हिसाब से प्रति केजी 10 से 15 mg दिया जाता है बच्चे में। कौन दवाई, आइसोनियाजाइड। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कि आइसोनियाजाइड वयस्कों में 600 mg, बच्चों में 10 से 15 mg प्रति केजी। समझ गए। चलिए दूसरा है रिफाम्सिन कहा जाए तो आर होता है रिफाम्सिन, जो वयस्क के लिए 450 से 600 mg, बच्चों के लिए 10 mg प्रति केजी। देखिए बच्चों के लिए लगभग जो है रिफाम्सिन और आइसोनियाजाइड का जो है एक ही खुराक है बच्चों और वयस्कों के लिए। रिफाम्पिसिन क्या करता है कि यह संक्रमण जो होता है उसको रोकता है फेफड़े में। तो ये टीबी में सब दिया जाता है, आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिसिन, पैराजिनामाइड। तो ये सब जो है दिया जाता है वयस्कों में कितना, 450 से 600 mg, बच्चों में 10 mg प्रति केजी। रिफाम्पिसिन याद रखिएगा। ठीक है, आइसोनियाजाइड को जो है INH कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। रिफाम्पिसिन को R से इंडिकेट करते हैं। पैराजिनामाइड का देखिए पैराजिनामाइड का जो पैराजिनामाइड है इसको Z द्वारा सूचित करते हैं। वयस्कों में 1500 mg दिया जाता है खुराक बने, और बच्चों को 30 से 35 mg प्रति केजी दिया जाता है। तो देखिए आइसोनियाजाइड जो था ये क्या था आपका, वयस्क में 600 mg, बच्चा में 10 से 15 mg था ना। उसी प्रकार से जो आपका रिफाम्पिसिन जो आपका था ये बच्चे 450 से 600 था वयस्क में, बच्चा में कितना था, 10 था। तो लगभग दोनों का कंडीशन खुराक एक ही है, रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड के। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पैराजिनामाइड का Z से इंडिकेट करते हैं, और ये जो है वयस्क में लगभग वो दोनों का दुगुना दिया जाता है, 1500 mg का दिया जाता है, और जो बच्चा होता है उसमें 30 से 35 mg का ही प्रति केजी दिया जाता है। तो ये हो गया पैराजिनामाइड। समझ गए पैराजिनामाइड को। चलिए चौथा यहाँ पे देखिएगा उपचार में इथाम्बुटॉल। देखिए इथाम्बुटॉल जिसको ई से जो है हम लोग इंडिकेट करते हैं। इथाम्बुटॉल वयस्क के लिए 1200 mg, बच्चों के लिए जो है 30 mg प्रति केजी। अब यहाँ पे देखिए जो इथाम्बुटॉल है ई है, और जो पैराजिनामाइड है जो आपका Z था पैराजिनामाइड, ये दोनों जो है लगभग क्या है, दोनों का जो आपका डोज है वो सेम है। क्योंकि यहाँ पे जो पैराजिनामाइड देखे हैं Z वाला, इसमें भी 1500 mg था और यहाँ पे 1200 mg है। तो लगभग दोनों का कंडीशन मान सकते हैं कि एक है। वहाँ भी 30 mg प्रति केजी था और यहाँ भी 30 mg प्रति केजी है इथाम्बुटॉल को। सिर्फ आपको याद रखना है कि आइसोनियाजाइड, पैराजिनामाइड, रिफाम्पिसिन, इथाम्बुटॉल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सब टीबी में दिया जाने वाला क्या है, दवाई है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं पांचवा, हम लोग देखते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है यह वयस्कों के लिए 750 mg और बच्चे के लिए 15 mg प्रति केजी होता है। देखिएगा ये कितना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वयस्कों के लिए 750 mg और बच्चों के लिए 15 mg प्रति केजी। मतलब 1 kg का होगा तो 15 mg, 10 kg का होगा तो 150 mg दिया जाएगा, और वयस्क में तो 750 mg फिक्स है स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो हम लोग 5 दवाई में क्या रखे हैं,
INH रखे हैं मतलब आइसोनियाजाइड, उसके बाद लिखे हैं पैराजिनामाइड, जेड लिखे हैं, उसके बाद रिफाम्सिन लिखे हैं, उसके बाद हम लोग लिखे हैं आइसोनियाजाइड हो गया, पैराजिनामाइड हो गया, रिफाम्सिन हो गया, उसके बाद हम लोग देखे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन देखे हैं। तो ये जो है 4 दवाइयाँ जितना आपको याद रखता है, और एक है इथाम्बुटोल ई वाला, ठीक है। तो जितना याद होता है याद रखिएगा, और इसका डोज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डोज नहीं याद रहेगा तो गलत हो जाएगा, और डोज नहीं याद रहेगा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। चलिए अब इसके उपचार में जो है देखिए क्या होता है कि डॉट्स थेरेपी, वो सब तो हो गया 5 रंग का दवाई था जिसको हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ पे जो है डॉट्स थेरेपी दिया जाता है। डॉट्स थेरेपी कहा जाए क्या चीज़, देखिए दवाई नाम रखने का एकदम ईजी है, इथाम्बुटोल, आइसोनिजाइड, पैराजिनामाइड, उसके बाद था इथाम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये सब जो है याद करना बहुत ही आसान था दवाई, बट उसका थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो है बच्चा में 10 से 15 कुछ दवाइयाँ था जो कि 10 से 15 mg प्रति केजी, और कुछ दवाइयाँ था जो कि 30 से 35 mg प्रति केजी। कुछ दवाइयाँ था जहाँ पे 600 650 के आसपास mg था वयस्क के लिए, कुछ दवाइयाँ था जहाँ पे 1200 और 1500 mg वयस्क के लिए था। तो ये चीज़ें हैं आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब है डॉट्स थेरेपी। देखिए इसका पूरा नाम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। डॉट्स का अगर फुल फॉर्म पूछ देगा, क्योंकि पूछता है फुल फॉर्म, तो डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, D फॉर डायरेक्ट, O फॉर ऑब्जर्वेशन, T फॉर ट्रीटमेंट, S फॉर शॉर्ट कोर्स। इसका जो है डॉट्स का पूरा फुल फॉर्म इतना होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स ये होता है। इसके अंतर्गत सभी दवाइयाँ स्वास्थ्य कार्यकर्ता के प्रत्यक्ष अवलोकन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में दी जाती है। इस डॉट्स के जो अनुसार जो है, डॉट्स क्या है, डॉट्स एक थेरेपी होता है जिसमें दवाइयाँ दिया जाता है टीबी के हिसाब से, और जो है ये सारा दवाइयाँ इसके अंतर्गत जो दिया जाता है ये पेशेंट के जो है वो स्वास्थ्य अवलोकन जो करने वाला जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं, नर्स वगैरह, उनके सामने में दिया जाता है डायरेक्ट थेरेपी, डॉट्स थेरेपी, समझ गए। चलिए अब है यहाँ पे टीबी को रोकने हेतु सभी नवजात शिशुओं को BCG का टीका अवश्य लगाना चाहिए। टीबी रोकथाम के लिए क्या करते हैं, टीबी के रोकथाम के लिए जो है नवजात शिशुओं में BCG का जो टीका बना हुआ है वो BCG का टीका देते हैं, समझ गए। तो इससे टीबी रुकता है। तो ये आपका हो गया उपचार। उपचार में दवाई देखे हैं, डॉट्स थेरेपी देखे हैं, और BCG टीका देखे हैं। उपचार इतने तरीक़ा से होता है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट पूछेगा, तो देखिए एक जो आपका टीबी वाला पेशेंट होता है तो उसका नर्सिंग प्रबंध कैसे करेंगे, किस किस प्रकार से करेंगे। तो पोषण का प्रबंध करेंगे, पोषण में क्या क्या चीज़ देंगे टीबी वाले के लिए तो वो लिखेंगे। रिस्पायरेटर मतलब श्वास में अगर प्रॉब्लम होगा तो श्वास में जो है उसको देंगे। श्वास नली अगर जाम हो गया है तो श्वास नली को सक्शन करेंगे। तो ये श्वास से संबंधित प्रबंधन यहाँ पे होगा। पेन बुखार है, बुखार अगर होता है टीबी वाले पेशेंट को तो क्या प्रबंध करते हैं, एंटीपायरेटिक देते हैं। दर्द होगा तो क्या देंगे, एनाल्जेसिक दवाइयाँ देंगे। तो ये सब जो है आपको लिखना पड़ेगा नर्स प्रबंध में, और ये चीज़ हम बार बार बता चुके हैं तो फालतू में नहीं बताएंगे। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कि शांत वातावरण, आरामदायक स्थिति, रोगी को मिलने वाली संख्या को नियंत्रित करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, टीबी वार्ड अलग होना चाहिए, रोगी को रेफरल रोकने संबंधी शिक्षा रोगी को जो है रोग फैलने से वह रोकने संबंधी शिक्षा देना चाहिए, एकांत प्रदान करना चाहिए, रोगी को जो है अपशिष्ट पदार्थों का जो है उचित निस्तारण करना चाहिए, मतलब वो उसके द्वारा जो भी चीज़ें गंदगी के थ्रू फैलाया जा रहा है उसका जो है वेस्ट को उचित तरीके से उसको हटाना चाहिए। रोगी को दी जाने वाली जो दवाएं हैं उसके इफ़ेक्ट के दुष्प्रभाव को विशेष ध्यान रखें कि इसमें कोई इफ़ेक्ट जो है ना हो। तो ये सब जो है अगर ज़्यादा जटिलता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करें, रोगी को पर्याप्त मात्रा में पोषण दे। तो इसी चीज़ को जो है आप चाहेंगे तो इसको जो है डिटेल से भी लिख सकते हैं कि पोषण संबंधी प्रबंध, श्वसन संबंधी प्रबंध, उसके बाद जटिलता संबंधी प्रबंध, कॉम्प्लिकेशन संबंधी मैनेजमेंट। तो इस अलग अलग अपना दिमाग के आप अप्लाई करके लिख सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली जो है लाइन बाय लाइन दिया है, बट आप चाहेंगे तो श्वसन के लिए अलग प्रबंध बना सकते हैं, पोषण के लिए अलग प्रबंध बना सकते हैं, साफ़ सफाई के लिए अलग प्रबंध बना सकते हैं। तो ये जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना स्मार्ट से आप सोचते हैं और लिखते हैं, क्योंकि मैटर में बता दिया, क्या लिखना है वो बता दिया। अब इसको लिखते आप कैसे हैं ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसी को है कि रोगी को कफिंग तथा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के लिए प्रेरित करते हैं। रोगी को जो कफ है बाहर निकालने के लिए और गहरा सांस लेने के एक्सरसाइज के लिए प्रेरित करते हैं। डाइवर्जनल थेरेपी प्रदान करते हैं। रोगी को और उसके परिजनों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये हो गया आपका टीबी समाप्त। टीबी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा अब तो हमें उम्मीद नहीं लगता है कि आपको छोड़ना हो पड़ सकता है या छूटेगा, क्योंकि हमने टोटल बता दिया, ठीक है। अब
चलिए हम लोग COPD के बारे में देखते हैं। COPD कहा जाए तो देखिए COPD क्या होता है, देखिए COPD, ठीक है। देखिए COPD भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 से 10 नंबर के लिए। देखिए कॉपेड इसको बोलते हैं COPD। व्हाट इज COPD, व्हाट इज कॉज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड कॉम्प्लिकेशन। मतलब इसका कारण पूछ रहा है, लक्षण चिन्ह पूछ रहा है, निदान पूछ रहा है, जटिलता पूछ रहा है, किसका, COPD का। COPD क्या होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज क्या है, C फॉर क्रॉनिक, O फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अवरुद्ध, पल्मोनरी P फॉर पल्मोनरी और D फॉर डिजीज। यह क्या है, यह जो है आपका क्रॉनिक मतलब क्या होता है, एक होता है क्रॉनिक मतलब दीर्घ अवरुद्ध पल्मोनरी रोग, मतलब लंबे समय से जो श्वसन से संबंधित समस्या होगा वही जो है आपका COPD होता है। समझ गए COPD। चलिए अब ये हो गया फुल फॉर्म। अगर एक नंबर में फुल फॉर्म पूछ दे COPD का तो लिख दीजिएगा क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। समझ गए। चलिए अब देखते हैं COPD होता क्या है। देखिए यह एक श्वसनीय संबंधी बीमारियों का समूह होता है। देखिए COPD कोई एक खास बीमारी नहीं होता है, यह जो है यह एक ग्रुप वाला बीमारी होता है जिसमें COPD के अंदर बहुत सारे बीमारी होते हैं और वह श्वसन रिस्पायरेशन से संबंधित बीमारी होता है, ठीक है। यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है। यह एक प्रगतिशील बीमारी है, मतलब प्रोग्रेसिव डिजीज है। देखिए COPD जो होता है यह एक श्वसन संबंधी बीमारी होता है और यह श्वसन संबंधी बीमारियों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, जो कि मैंने पहले बताया कि COPD कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, मतलब यह कोई एक बीमारी नहीं है, इसमें अनेक बीमारी है और इसीलिए जो कहा जाता है कि यह श्वसन संबंधी समस्याओं का एक समूह है। यह बीमारी श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है और यह एक प्रगतिशील बीमारी है, यानी प्रोग्रेसिव डिजीज है। यह क्या है, यह प्रोग्रेसिव डिजीज होता है। समझ गए श्वसन प्रक्रिया का। समझ गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें मुख्य रूप से निम्न 4 बीमारियां शामिल है। देखिए ये मुख्य रूप से वे 4 बीमारियां शामिल है जो आपके श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है, जैसे अस्थमा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। एम्फाइस्मा, क्या चीज़, एम्फाइस्मा क्या होता है, इसको हम लोग को पढ़ना है। और नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस, और एक है आपका ब्रोंकाइटिस मतलब जो ब्रोंकिया होता है उसमें पर्दा होना, उसी को हम लोग ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। समझ गए। चलिए उसके बाद है ब्रोंकिएक्टेसिस, क्या चीज़, ब्रोंकिएक्टेसिस। तो ये 4 बीमारियां होता है, कौन कौन से, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस और एक होता है आपका एम्फाइस्मा होता है, अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है और ब्रोंकिएक्टेसिस होता है। तो ये 4 बीमारी याद रखिएगा कि ये 4 बीमारी मिलकर मुख्य रूप से एक ग्रुप बनाता है जो COPD होता है। COPD क्या है, तो COPD एक श्वसन संबंधी समस्या का समूह होता है जिसमें जो है श्वसन से संबंधित अनेक बीमारियां होता है, जो क्या करता है, जिसमें जो है मुख्य रूप से 4 बीमारियां होता है। 4 बीमारियां कौन सा है, तो एक होगा अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसके बाद हो जाएगा ब्रोंकिएक्टेसिस और एक आपका आता है एम्फाइस्मा। समझ गए, एम्फाइस्मा। तो ये चीज़ हो गया, 4 बीमारी का समूह देख लिए, सभी श्वसन से संबंधित है। अब इसका कारण क्या होता है, किसी में अगर COPD होने का कारण क्या हो सकता है, इन चारों बीमारियां होने का कारण क्या हो सकता है, मतलब श्वसन से संबंधित बीमारी जो होगा वही COPD होगा। और इस श्वसन से संबंधित बीमारियां होने का कारण क्या होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो जो लोग टीबी को समझ लिए होंगे वो जो है इसको भी समझ लेंगे आसानी से। जैसे धूम्रपान, स्मोकिंग, कोई अगर तंबाकू सेवन कर रहा है तो इससे भी होता है। कोई अगर एलर्जिक प्रतिक्रिया है, एलर्जिक रिएक्शन है, जैसे हम लोग ब्रोंकाइटिस वाला में देखे हैं, अस्थमा वाला में हम लोग देखे थे ना कि एलर्जिक रिएक्शन, तो कोई अगर किसी को एलर्जिक प्रतिक्रिया होता हो, मतलब तुरंत जो है उसे एलर्जी पकड़ लेता हो किसी भी धूल कण, पेड़ पौधे या किसी भी गंदगी से, किसी भी सेंट से, तो ये भी कारण हो सकता है उसके श्वसन को प्रभावित होने का। व्यावसायिक बीमारी, ऑक्यूपेशनल डिजीज का मतलब है कि जैसे रुई के दुकान में, रुई के कारखानों में रुई को धुनने पर जो उससे डस्ट निकलता है उससे श्वसन बीमारी हो सकता है। पत्थर जो कारखाना है उस पत्थर को तोड़ने पर जो उससे डस्ट निकलता है वो सांस के थ्रू अंदर जाएगा, तो ये हो सकता है श्वसन नली का प्रॉब्लम। तो ये सब जो है आपका क्या है, कारण है। धूम्रपान, तंबाकू सेवन, एलर्जी, व्यावसायिक प्रतिक्रिया बीमारी का मतलब है कि
वैसे जगह जहाँ पे काम करते वक्त और उससे जो चीज़ें हो पाएगा बीमारी, वही जो है आपका व्यावसायिक ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। जो मैंने बता दिया कि जैसे रुई के धंधे में अगर रुई धुनते हैं तो उससे जो डस्ट निकलता है और वो श्वास के नल अंदर जाएगा तो श्वास को प्रभावित करेगा। जैसे ये पत्थर को तोड़ने वाला कारखाना है तो वहाँ पे उससे जो डस्ट निकलेगा वो तोड़ते समय उस जो श्वास में जाएगा तो उससे प्रभावित होगा, और यही जो है व्यावसायिक बीमारी होता है। समझ गए? चलिए, वायु प्रदूषण, एयर प्रदूषण से श्वास वाला बीमारी होता है। दीर्घकालीन श्वसीय संक्रमण, क्रॉनिक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, कोई लंबे समय से रिस्पायरेटरी संबंधी समस्या है तो उससे COPD यानी अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब जो है हो सकता है। ब्रोंकिएक्टिस से हो सकता है, ये सब हो सकता है। वायु प्रदूषण तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद है जेनेटिक कारण। अगर आपका जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, मतलब आगे घर परिवार में किसी को अगर ये COPD होते आ रहा है किसी न किसी को, तो जो है आपको भी उम्मीद रखिए कि ये हो सकता है। तो इसलिए जो है आपका यहाँ पे जेनेटिक कारण दिखाया गया है, ठीक है। चलिए, अब हम इसको जो है सिम्टम्स को देखते हैं, लक्षण को देखते हैं कि किसी को अगर COPD होगा, मीन्स श्वसन से संबंधित कोई बीमारी होगा, तो जो है उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देगा। तो सबसे पहले है क्रॉनिक कफ होगा, क्योंकि अस्थमा में जो है क्या होता है, बलगम भर जाता है, श्वास प्रॉब्लम हो जाता है। और TB में क्या हो जाता है, कफ हो जाता है। तो जो है TB में क्या होता है कि फेफड़ा प्रभावित होता है। तो जो आपका फेफड़ा प्रभावित होता है उसमें जो है आपका देख सकते हैं यहाँ पे, तो इसका लक्षण क्या क्या होगा कि लंबे समय से खांसी रहना, मतलब क्रॉनिक कफ, सांस लेने में परेशानी, क्योंकि श्वास नली श्वसन मार्ग का ये बीमारी है, श्वसन से संबंधित बीमारी होगा COPD में, तो जो है सांस लेने में परेशानी होगा ही होगा। स्पुटम के साथ रक्त आना, क्या चीज़, स्पुटम के साथ रक्त आना, जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो इससे जो है TB होने का खतरा रहता है। और TB में भी क्या होता है कि श्वसन संबंधी समस्या को प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। तो जो है स्पुटम के साथ में रक्त आना, जिसको हेमोप्टाइसिस बोलते हैं, यानी बलगम में रक्त आना। और हम ही ऊपर हेमोटाइसिस किससे बोलते हैं, हेमेटोमेसिस किसे बोलते हैं, रक्त का उल्टी होना, हेमोटोमेसिस होता है। देखिए हेमेटोमेसिस जो होगा वो रक्त का उल्टी होना। और अगर स्पुटम में रक्त आता है, बलगम में रक्त आता है तो हेमोप्टाइसिस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए कि श्वसन दर धीमा होना, शरीर का नीला पड़ना, मतलब साइनोसिस होगा। बैरल शेप चेस्ट, मतलब जो चेस्ट का शेप होगा वो बैरल के समान हो जाएगा। श्वसन से संबंधित ये सब जो है आपको रोग हो सकता है। उसके बाद क्या होगा कि बेचैनी, थकान रहना होगा, मतलब रेस्टलेसनेस एंड फैटीग होगा। वजन में कमी आएगा, वेट लॉस होगा। तो ये सब जो है लक्षण दिखाई देता है। किसी को अगर COPD श्वसन से संबंधित किसी को अगर बीमारी होगा तो उसको जो है क्या चीज़, ये सब दिखाई देगा कि श्वसन कम होना, श्वसन फेल होना, उसके बाद बेचैनी, थकान, वजन में कमी, शरीर नीला पड़ना, ब्लड के साथ जो है बलगम के साथ स्पटम के साथ ब्लड आना, हेमोप्टाइसिस। तो ये सब जो है चीज़ें होते रहता है इस वाले में, क्या चीज़, COPD में। COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, मतलब लंबे दीर्घ समय से कोई समस्या है श्वसन से संबंधित, और वही जो है COPD होता है। समझ रहे हैं? चलिए, निदान है, इसका डायग्नोसिस क्या क्या है। तो डायग्नोसिस में हम लोग देखते हैं कि इतिवृत्ति लेना, हिस्ट्री लेना, उसके बाद शारीरिक परीक्षण, फिजिकल एग्जामिनेशन, छाती का एक्सरे करवाया जाता है। अगर किसी को श्वसन संबंधी बीमारी है, COPD है, तो PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। ये भी अस्थमा में भी होता है। और ABG मतलब आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। और ये भी जो है कहाँ होता है, अस्थमा वाले पेशेंट का भी ABG होता है और PFT होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, इजी है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी, मतलब CT होता है, CT स्कैन होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी होता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निदान में याद रख लिए कि PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होगा, ABG होगा, ठीक है। आर्टेरियर यहाँ पे देखिए आर्टेरियर ब्लड गैस एनालिसिस होता है, ABG छाती का एक्सरे, CT स्कैन होता है। ये सब जो है आपका होता है COPD में, मतलब श्वसन से संबंधित बीमारी वाला में जो लंबे समय से चले आ रहा हो, जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, ब्रोंकिएक्टिक्सिस हो गया, ये सब जो है, ठीक है।
जटिलता देखिए कॉम्प्लिकेशन, सीओपीडी वाले पेशेंट को जो है जटिलता क्या क्या होता है देखिए। तो देखिए सीओपीडी रिस्पायरेटर इनसफिशियंस, मतलब जो श्वसन है वो क्या होता है, पर्याप्त नहीं हो पाता है, श्वास में जो है पर्याप्त रूप से नहीं ले पाते हैं। रिस्पायरेटरी फेल हो जाएगा, अस्थमा वाले पेशेंट का रिस्पायरेटरी फेल, और ये इसका भी रिस्पायरेटरी फेल, क्योंकि ये क्या है, समूह है एक बीमारी का, तो ये सब फेल होता है। नेक्स्ट है पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है। और चौथा है क्या होता है कि मृत्यु हो जा सकता है। तो ये सब जो है आपका सीओपीडी होता है। तो ये 4 जटिलता होता है सीओपीडी का। एक होगा मृत्यु, दूसरा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, उसके बाद है रिस्पायरेटरी फेलुअर, उसके बाद है रिस्पायरेटरी इनसफिशियंसी होता है। तो देख लिए कि क्या क्या होता है, लक्षण में क्या क्या दिखाई देता है, फिर से देख लीजिए। वजन कमी, बेचैनी, थकान रहना, बैरल शेप चेस्ट होगा, शरीर नीला पड़ जाता है, श्वसन दर धीमा हो जाता है, स्पुटम के साथ रक्त आता है, सांस लेने में परेशानी होता है, लंबे समय से खांसी रहना, क्रोनिक कफ होता है, ठीक है, ये लक्षण होता है। इसका कारण क्या होता है, जेनेटिक कारण हो सकता है, वायु प्रदूषण, और क्रोनिक रिस्पायरेटर इन्फेक्शन, मतलब कोई लंबे समय से श्वसन संबंधित इन्फेक्शन हो, समस्या हो, व्यावसायिक बीमारी, एलर्जिक प्रतिक्रिया, तंबाकू सेवन, धूम्रपान, ये सब कारण होता है किसका, सीओपीडी का, यानी श्वसन संबंधित बीमारियों का। ब्रोंकी एक्टेसिस होता है, इस बीमारी में ब्रोंकाइटिस होता है, एम्फाइसीमा होता है, और अस्थमा। ये मुख्य रूप से 4 बीमारी होता है जो आपके सीओपीडी के अंतर्गत आता है। सीओपीडी क्या होता है, तो यह एक श्वसन संबंधी बीमारी का ग्रुप होता है, समूह होता है, जिसमें मुख्य रूप से 4 बीमारी होता है जो कि नीचा देखे हैं। और यह जो है प्रगतिशील बीमारी होता है, यह जो है प्रगति के जो है ये बढ़ते रहता है आगे की तरफ, और यह जो है श्वसन प्रक्रिया को बाधित करता है। तो सीओपीडी जो है कोई एक बीमारी का नाम नहीं है, ये क्या होता है कि यह श्वसन से संबंधित जो बीमारी होगा वो सीओपीडी ग्रुप में आएगा। और मुख्य रूप से 4 बीमारियाँ होगा, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकी एक्टेसिस, और उसके बाद एम्फाइसीमा और अस्थमा। मुख्य रूप से 4 बीमारी याद रखिएगा इसमें, जो कि एक ग्रुप बनाता है, और वही जो है सीओपीडी कहलाता है। समझ गए? चलिए विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, टेक केयर।